दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की नागरिकता के संबंध में। भारत की नागरिकता, अगर हम संविधान में बात करें तो भारत की नागरिकता से संबंधित जो उपबंध है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की नागरिकता के बारे में अगर पढ़ना है तो आप भारतीय संविधान को उठाइए और उसमें भाग 2 में जाइए और अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक आप पढ़ लीजिए, तो आपको भारतीय नागरिकता संबंधित सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब इसका अलग अलग उपबंध क्या है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को हमने बताया नागरिकता संबंधित जो बात किया गया है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 में ये बताया गया है कि संविधान लागू होने के दिन से, यानी कि दोस्तों 26 जनवरी 1950 से जो कोई भी व्यक्ति भारत के क्षेत्र में निवास कर रहे थे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को लेकर नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 में ये बताया गया है कि जो कोई भी नागरिक, जो कोई भी व्यक्ति अगर भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो अब उसकी नागरिकता कैसे मिलेगी, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। और दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 8 की बात करें तो अनुच्छेद 8 में जो विदेश में रह रहे हों उनकी नागरिकता की बात की गई है। अब दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 में जो कोई भी व्यक्ति अगर भारत का ऐसा काम करता हो या किस तरीके से उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। अब दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 में ये बताया गया है कि आपकी नागरिकता लगातार कैसे बना रहेगा। और दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को ये अधिकार देता है कि भारत के नागरिकों की नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम बना सकती है या पूर्ववर्ती संविधान में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 11 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 11 के तहत ही भारतीय संसद द्वारा 1955 में पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया गया। और दोस्तों, इस अधिनियम के तहत जो कोई भी व्यक्ति पहले से ही 5, 6, 7 और 8 के तहत भारत का नागरिक है वो यथावत भारत का नागरिक रहेगा। मतलब कि दोस्तों, इस अधिनियम आने से पहले, इस अधिनियम का मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इस अधिनियम आने से पहले वो यथावत भारत का नागरिक रहेगा। मतलब कि दोस्तों उस नियम के अनुसार रहेगा, उस नियम के तहत रहेगा, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 1955 के बाद में जो भी नागरिकता संबंधी नियम रहेगा उसका पूरा का पूरा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के हिसाब से ही उसको भारत की नागरिकता की बात की जाएगी। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या है। तो दोस्तों, भारत की जो नागरिकता है वो 5 आधारों पर दी जाती है। पहला, जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीयन के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर और पांचवा भूमि अधिग्रहण के आधार पर। तो दोस्तों, अब हम लोग इन 5 आधारों को पूरी ही डिटेल पूर्वक समझेंगे तो आपको क्या होगा कि नागरिकता संबंधी जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जन्म के आधार पर। तो दोस्तों, इसके अनुसार से 26 जनवरी 1950 के बाद जो कोई भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ हो, लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा उस दिन से। लेकिन दोस्तों, इसको 1986 में संशोधन करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। तो दोस्तों, इसमें ये जोड़ दिया गया कि माता पिता या अभिभावक कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, 1986 के बाद, मतलब 1986 के पहले केवल ये प्रावधान पिता के लिए था कि पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जो लाया गया, ये नियम आने के बाद, ये अधिनियम आने के बाद उसके माता पिता या अभिभावक तीनों में से अगर कोई भी अगर भारत का नागरिक हैं तो वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा।
अब दोस्तों दूसरी, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके पिता भारत के नागरिक हैं, लेकिन उसकी माँ विदेश गई और उस बच्चे का जन्म विदेश में ही हुआ, भारत में नहीं हुआ, भारत के बाहर हुआ, लेकिन उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1992 के बीच में, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1992 के बीच में अगर कोई बच्चे का जन्म विदेश में होता है, लेकिन उसके जन्म के समय अगर उसके पिता भारत के नागरिक हैं, तब वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे भी संशोधित कर दिया गया। 1992 के पहले क्या था कि केवल पिता अगर भारत के नागरिक हों और बच्चे का जन्म विदेश में होता हो, तभी वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन दोस्तों 1992 के बाद उसके माता पिता या अभिभावक कोई भी अगर वो भारत का नागरिक हैं और वो बच्चे का जन्म विदेश में होता हो, तो भी वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब कि दोस्तों 1992 के पहले केवल पिता के लिए था, लेकिन 1992 से माता पिता या अभिभावक ये तीनों के लिए ये नियम लगा दिया गया। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं पंजीयन के आधार पर। दोस्तों पंजीयन के आधार पर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई महिला या पुरुष अगर वो भारत में शादी करता हो, तो वो एक खास दस्तावेज प्रस्तुत करके भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन दोस्तों उसमें शर्त ये है कि उसे एक खास दस्तावेज प्रस्तुत करने से पहले उसको भारत में 7 वर्ष के निवास का रिकॉर्ड देना होगा। लेकिन दोस्तों सन 2003 में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस 7 वर्ष को बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया है। मतलब कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई महिला या पुरुष बाहर से आएगा, भारत में शादी करेगा और वो एक खास दस्तावेज प्रस्तुत करके भारत की नागरिकता पा सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको सबसे पहले शादी से पहले 10 वर्ष भारत में निवास का रिकॉर्ड देना होगा, तब जाकर के उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। दोस्तों देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चाहे तो देशीकरण का दस्तावेज प्रस्तुत करके उसके नियमानुसार फॉर्म भर करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए शर्त है कि वो कोई ऐसा देश से न आया हो कि जिस देश का नियम हो कि इस तरीके से उस देश में कोई नहीं जा सकता है। और दोस्तों दूसरा नियम यह है कि वो उस देश की नागरिकता पहले त्यागा हो जिस देश को छोड़कर भारत की नागरिकता चाह रहा हो। और दोस्तों तीसरा शर्त यह है कि वो भारत की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में से कोई एक भाषा को जानता हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अनुसूचियों के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि भूमि अधिग्रहण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाना। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि हमारी भारत सरकार अगर किसी बाहरी भूमि को अगर अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है, तो उस भू क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक क्या हो जाएंगे, स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि गोवा, पांडिचेरी, दमन और दीव और सिक्किम, ये सब क्या है, ये सब आज़ादी के बाद हमारी भारत सरकार इसको भूमि अधिग्रहण के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 1975 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया, ठीक है, भारत में उसको शामिल किया गया भूमि अधिग्रहण के द्वारा। तो जब शामिल किया गया तो उस भू क्षेत्र में जितने लोग निवास कर रहे थे, तो उसको भारत में शामिल होते ही वो स्वतः के स्वतः सब के सब क्या हो गए, भारत के नागरिक हो गए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि भारत की नागरिकता खत्म कैसे होती है। तो दोस्तों भारत की नागरिकता 3 प्रकार से खत्म होती है। सबसे पहली बात, वो व्यक्ति स्वतः अपनी नागरिकता का त्याग कर दे तो भारत की नागरिकता खत्म है। और दूसरा, वो व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भी भारत की नागरिकता खत्म है। और तीसरा तरीका यह है कि देशद्रोह या किसी और तरीके से अगर भारत सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता को खत्म कर सकती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान क्या क्या है। तो दोस्तों मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, कोई बिहार का नागरिक होगा, कोई छत्तीसगढ़ का नागरिक होगा, कोई पश्चिम बंगाल का नागरिक होगा, ऐसा नहीं है। केवल और केवल भारत का ही नागरिक होगा। और दोस्तों सन 2000 में एल एम सिमनी की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश के आधार पर कुछ देशों के साथ
भारत जो है वो दोहरी नागरिकता देता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए बहुत सारे टर्म और कंडीशन हैं। उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 लाया गया, जिसके तहत दोस्तों ये प्रावधान किया गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो भी नागरिक हैं, अल्पसंख्यक जो वहाँ उत्पीड़ित हुए थे, जिसमें से हिंदू, बौद्ध, शेख, ईसाई, जैन, ये सब प्रमुख थे, इन सब लोग को भारत में नागरिकता उस दिन के बाद से दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से भारत की नागरिकता से संबंधित जो जानकारी है वो कंप्लीट हुई। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।